हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज का हम फोर्थ लेक्चर देखने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, जो यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट की थी। और उसी यूनिट का तीसरा लेक्चर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। क्योंकि आपका एक सेट नहीं बनता है, आपके 3-4 सेट बनते हैं। जब 3-4 सेट बनते हैं तो प्रत्येक यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन किस सेट में आएगा वो आपको नहीं पता है, आपको कौन सा सेट आएगा वो भी आपको नहीं पता है। इसीलिए सारी की सारी जो बातें आपको बताई जा रही है, कई बार आप सोचते होगे कि जी सर ने तो यूनिट के लगभग क्वेश्चंस अगर बात करते हैं तो 60% से लेके 70% तक इंपॉर्टेंट बोल दिए। वो इसलिए बोला है क्योंकि चारों सेट में अलग अलग प्रश्न आएंगे, और कौन सा प्रश्न आपके सेट में आएगा वो नहीं पता, और कौन सा सेट आपको आएगा वो नहीं पता। अगर एक सेट में प्रश्न अगर एक यूनिट से 2 आते हैं तो लगभग 6 से 8 प्रश्न हो गए। अब 6 से 8 पर्सन एक यूनिट में कहां कहां से बनाओगे, आप देख लो, इतने ही तो टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वालिटी और कंटेंट का आपको पता है, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी। आज का जो टॉपिक्स होंगे हमारे, वो होंगे स्ट्रेट सोलेनोइड। पर खास बात इसमें यह है कि ओनली क्वालिटेटिव की बात करनी है हमें। क्वालिटेटिव का मतलब होता है उसके डीप में नहीं जाना, जस्ट उसकी बातें थोड़ी सी आपको पता करनी है। इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं आएगा और कुछ सिलेबस में नहीं आएगा, इसलिए उसने कहा ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट स्ट्रेट सोलेनोइड का। ठीक है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर जो फोर्स आता है उसकी वो बात कर रहा है। ये 2 टॉपिक आज हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। मैं 2 या 3 टॉपिक उठाता हूं और उन टॉपिक्स को हर क्राइटेरिया से आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए फिर से एक बार बता देता हूं, एनसीईआरटी कवर्ड रहेगी, कोर कंसेप्ट होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा, बेसिक टू एडवांस होगा, और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है साथ साथ जो बताता ही रहता हूं वो होगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहली बात करते हैं स्ट्रेट सोलेनोइड की। स्ट्रेट सोलेनोइड क्या होती है? सबसे पहले तो देखिए कि इंसुलेटिंग वायर है, जो स्ट्रेट सोलेनोइड होती है वो क्या होती है कि इंसुलेटिंग वायर होता है। अगर मैं उस इंसुलेटिंग वायर को हेलिकल फॉर्म में वाउंड कर देता हूं, किस फॉर्म में वाउंड कर देता हूं? हेलिकल फॉर्म में वाउंड कर देता हूं। हेलिकल फॉर्म कैसी होती है? स्प्रिंग के जैसी फॉर्म। देखा होगा ना, किसी नहीं देखा तो वो पेन आता है स्प्रिंग वाला, उसको खोल के देखिए, उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। उस फॉर्म में एक इंसुलेटिंग वायर को अगर मैं वाउंड कर दूं तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? सोलेनोइड की। अगर मेरे पास कोई वायर है तो मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट आप समझ के चलिए। ये एक वायर है, ये वायर रहा। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से यहां पे वाउंड कर दूं इस फॉर्म में, ये हेलिकल फॉर्म होती है। देखिए भाई, इसको आप टाइटली पैकिंग भी कर सकते हैं, और ये एक दूसरे से शॉर्ट ना हो इसलिए इंसुलेटिंग लिया गया। इंसुलेटिंग कॉपर वायर भी बोल सकते हो आप इस प्रकार से, और भी इसके अंदर हेलिक्स डाल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये रहा, इसको हम क्या कहेंगे? हेलिकल फॉर्म कहेंगे। इसको दूर दूर भी रख सकते हो, जैसे दूर दूर रख लिया, इसको पास पास भी रख सकते हो, जैसे बिल्कुल टाइट कर दिया, इसको हेलिकल फॉर्म कहते हैं। तो इस हेलिकल फॉर्म में जब किसी इंसुलेटिंग वायर को वाउंड किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्ट्रेट सोलेनोइड। अब यहां पे इंसुलेटिंग वायर का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे कि आपके घर में कॉपर के वायर लगे होते हैं, लगभग जो भी आपके घर में फिटिंग है, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, जिस भी वायर पे चल रहे हैं, लगभग 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 किसके होते हैं? वो सारे कॉपर के होते हैं। पर उस कॉपर के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है प्लास्टिक और इंसुलेटिंग मटेरियल की। क्यों? ताकि आपको करंट ना लगे, शॉक ना लगे, इसलिए। तो उसी प्रकार सोलेनोइड के ऊपर भी एक हमें लेयर चाहिए, वो जो वायर है वो हमारा इंसुलेटिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंसुलेटिंग नहीं है, जब एक दूसरे से टच करेंगे वो, क्योंकि जब हम हेलिकल फॉर्म में बनाएंगे तो हमारी मर्जी है हम उसको खुला खुला ना बना के टाइट बना दे। अगर हम उसको टाइट हेलिकल फॉर्म में बनाते हैं तो हो सकता है कई बार शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए। इसलिए हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट सोलेनोइड को क्या कहेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ insulating कॉपर वायर ले लो या वायर लिख लो डायरेक्ट, कॉपर वायर वाउंड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इन हेलिकल फॉर्म लिख लो, इन
हेलिकल फॉर्म। हेलिकल फॉर्म, उसको किस फॉर्म में बताया? हेलिकल फॉर्म में का। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट सोलेनोइड कहते हैं। यानी कि आप इंसुलेटिंग कॉपर वायर को लीजिए और उसको वाउंड कर दीजिए किस फॉर्म में? हेलिकल फॉर्म में। तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? सोलेनोइड की फॉर्मेशन करेगा। कुछ इस तरह से आपने उसको क्या कर दिया? वाउंड कर दिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर से क्या पास कर दिया? करंट को पास कर दिया। तो ये किसका बिहेवियर करेगा? सोलेनोइड का बिहेवियर करेगा। अब आपको यहां पे एक खास बात दिखाई दे रही होगी, उसको आपको जरा ध्यान से समझना है। वो खास बात यह क्या है कि यहां पे जो प्रत्येक सर्कल है, ये जो प्रत्येक हेलिक बन रही है, ये प्रत्येक सर्कल का काम करेगा। ध्यान से देखिए, एक सर्कल ये रहा, 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 एक सर्कल ये रहा। इस प्रकार से ये सारे के सारे वायर्स के जो लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लूप एक सर्कल का काम करेंगे। अगर ये सारे लूप एक सर्कल का काम करें, मैं आपको उस दुनिया के अंदर लेके जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को जरा ध्यान से समझें। अंडरस्टैंडिंग बनाने की मेरी पूरी कोशिश चल रही है, इसलिए प्लीज मैं कह रहा हूं ध्यान बार बार कि पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, पूरी सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने अलग अलग यूनिट की प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है, जो बड़े चैप्टर हैं उसकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है भाई, इसलिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, कोई पैसा मैं नहीं ले रहा आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है सभी बच्चों के लिए। इसलिए गरीब बच्चों का भला हो जाए, आप चाहते हैं कि गरीब बच्चों का भला हो जाए, तो शेयर कीजिए और उनको बताइए, एक बार देख के देखिए। जब आप एक बार एक लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी का जो कंटेंट है। ये सारे के सारे सर्कल है। अगर मैं इसके और भी आगे तक बढ़ा सकता हूं, इस तरफ भी बढ़ा सकता हूं, मेरी मर्जी है, जहां तक मुझे बढ़ाना है मैं वहां तक बढ़ा सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा सकता हूं तो ये सारे सर्कल हैं। अब इससे पहले मैंने आपको बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ बताया था, याद हो तो? कुछ बच्चे तो जो एक्टिव हैं उनको तो पता होगा बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ क्या था। और उससे की एक एप्लीकेशन भी बताई थी कि करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के अंदर से जब करंट जा रहा होगा तो उसका सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0I/2r होता है। यानी कि कहने का मतलब, जो ये एक सर्कल का काम कर रहा है, जब इसमें से करंट पास होगा तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये दूसरा सर्कल भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तीसरा भी बनाएगा, चौथा भी बनाएगा। तो ऐसे B1 पहला, दूसरा बनाएगा B2, तीसरा बनाएगा B3। ऐसे करते करते अगर इसके अंदर n सर्कल हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? टोटल Bn बनेगा। इस प्रकार, ठीक है। तो जब हम इस सोलेनोइड की बात करते हैं तो इस सोलेनोइड के अंदर ये छोटे छोटे लूप बने हुए हैं और प्रत्येक लूप का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है और खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रत्येक लूप बनाएगा B1, B2, B3, Bn, इस प्रकार से। अब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन सब का समेशन होगा। अब कैसे, उसकी भी बात समझिए जरा। अगर आप इसके आउटर साइड की बात करते हैं, बाहर, इस सोलेनोइड से बाहर सोलेनोइड से बाहर आप बाहर देखना चाहते हैं, जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये पॉइंट जब आपको बताया है, ये वाला जब आप बाहर से देखोगे तो एक लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलग मिलेगी और दूसरे लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग मिलेगी। ऐसा होता है, जब आप इसको लाइव एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा। हो सकता है मैं क्लास में आपको यहां करवा के भी देखूं, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, अगर उसके बाद हुआ तो मैं आपको वो करवा के देखूंगा। कंपास नीडल वगैरह मिल गई तो आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नीडल है, ये सब कुछ मैं आपको वो करवा के भी दिखाऊंगा। अब होगा क्या, अगर मैं इस बाहर वाले पॉइंट P की बात कर रहा हूं तो इस पे होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक लूप का दूसरे लूप को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है। एक लूप का दूसरे लूप की कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूं तो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के, या तो जीरो होता है या बहुत ही वीक होता है। तो हम अगर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड, अगर आउटसाइड की बात करें तो वो जीरो के बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें इनसाइड, तो इनसाइड जो है सारे मैग्नेटिक फील्ड, मान ले इनसाइड कोई पॉइंट यहां ले लिया, कोई भी पॉइंट इस सोलेनोइड पे ले लो, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है μ0n × I के बराबर। इस प्रकार याद रखना ये बात। ये जो μ0n I, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनसाइड है ना कि आउटसाइड है, ये बाहर नहीं है। और इस n को कहते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
इसके लिए भी यूज किया जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसी फार्मूले को कहीं पे आपको मॉडिफाई करके दिखा देगा n इंटू आई और डिवाइडेड बाय में l। ये क्या हो जाएगा, दैट इज b इनसाइड। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, b इनसाइड म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय में l। यहां जो n है ये स्मॉल n है, ये जो आपको स्मॉल n दिखाई दे रहा है, जो आपको स्मॉल n दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। और ये जो b इनसाइड है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैपिटल एन आएगा तो बटे में लेंथ, स्मॉल एन आएगा तो इस तरह से आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना। बट जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफेक्ट से नहीं बचा, तो ये भी एंड इफेक्ट से नहीं बचता। कहने का मतलब क्या है, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड की आप एंड के ऊपर बात करोगे, दोनों एंड के ऊपर, हमने बीच में बात नहीं की, एंड के ऊपर बात करोगे, तो एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है भाई। एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2। ये एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सोलेनॉइड के बारे में लगभग वो सारी बातें मैंने आपको बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप आउटसाइड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि एक लूप दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है, या वीक फील्ड है। ठीक है, वीक फील्ड में क्यों कह रहा हूं, जब ये लूप एक दूसरे से दूर दूर है, अब देखिए इनके बीच गैप है, लूप्स के बीच अभी गैप है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो कैंसिल आउट कंप्लीट तरीके से नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो वीक होता जाएगा। पर अगर मैं इसी लूप को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाऊं, कैसे, अगर मैं इसी लूप को कुछ इस तरीके से बनाऊं, बिल्कुल देखिए सटा के मैंने इसको बनाया है, बिल्कुल सटा के मैंने बनाया है, इस तरह से बना दूं, बिल्कुल पास पास बना दूं, तो जैसे जैसे ये लूप्स पास पास आएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इनसाइड और घटेगी आउटसाइड, और घट के बाहर की कितनी हो जाएगी, 0, और अंदर बढ़ के कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई के बराबर। और एंड इफेक्ट तो आपको बता ही दिया, म्यू नॉट एन आई बाय 2 के बराबर होता है। तो इसलिए ये लूप्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं पे डिपेंड करता है। अब तीसरी बात, अगर आपको जो ये सोलेनॉइड दिखाई दे रही है, अभी देखो मैंने ये सोलेनॉइड बनाई है, ये सोलेनॉइड अंदर से खाली है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं डाला है। अगर मैं इस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल डाल दूं, ये डाल दिया कोई भी मटेरियल, ठीक है, मटेरियल जिसका परमिएबिलिटी किसके बराबर है, म्यू के बराबर, ठीक है, आयरन की रोड डाल दो, मान लिया जाए आयरन की रोड डाल दी, तो जिसकी परमिएबिलिटी क्या है, म्यू के बराबर है, उसकी परमिएबिलिटी क्या, म्यू है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्या, म्यू इंटू एन इंटू आई। क्यों, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है, अगर उसके बीच स्पेस है तो लिखते हैं म्यू नोट, ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप स्पेस की बात कर रहे हो तो स्पेस के अंदर उसको क्या बोला जाता है, म्यू नोट। अगर उसी को मीडियम से फिल कर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। और इसका रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू में म्यू डिवाइडेड बाय में म्यू नोट, ये रिलेशन भी बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। अगर हम म्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू आर बटे इंटू म्यू नोट, ये जाएगा इस तरफ, इसके साथ मल्टीप्लाई यहां रखेंगे तो नया फार्मूला बी का ये भी बन सकता है, दैट इज म्यू आर म्यू नोट एन इंटू आई। यानी कि जैसे ही हम उसको किसी आयरन से या किसी मटेरियल से फिल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। जब तक इसमें एयर थी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम था, और जैसे ही मैंने इसको मीडियम के अंदर से फिल कर दिया है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर म्यू नॉट एन आई के बराबर हो गया। और ये क्वेश्चंस बार बार आएंगे, आपको वहां परेशान भी करेंगे, इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है। ऐसी ऐसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंस भी बता रहा हूं कि फार्मूला ही नहीं, इससे हुआ क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है। यानी कि जब उस मटेरियल को जो पहले सोलेनॉइड खाली थी अगर उसको भर दिया जाए, इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वो फार्मूला भी आपके सामने प्रस्तुत है इस प्रकार से, ठीक है। और ये रिलेशन किसी को याद नहीं तो ये तो याद होगा पहली यूनिट का, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये तो सबको याद होगा। इसी तरह से ये चलता है, एप्सिलॉन आर की जगह म्यू आर, एप्सिलॉन की जगह म्यू, एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट। दोनों एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग रख दिया है, अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसलिए,
ठीक है भाई, तो ये इसका केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट हमें लेना था, कोई डीप में हमें इसको स्टडी नहीं करना था। ठीक है भाई, अब इसके बाद एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसको हमने कहा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दिलाना चाहता हूं, जब ये टॉपिक पढ़ाऊं तो इसके से पहले मैं उस चार्ज पार्टिकल की मोशन एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको करवाना चाहता हूं, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इसी के कॉन्सिक्वेंस आप बाद में इस टॉपिक में कर सकें। क्योंकि यहां से पर्सन जब पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, मैक्सिमम पर्सन चांस ये होते हैं कि इस टॉपिक पे जो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 2014 जब मुश्किल क्वेश्चन पेपर आता था नीट का थोड़ा सा, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता था। तो मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा जो समझाना चाहूंगा वो समझाना चाहूंगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये जरूरी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन को मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे हम, बेसिक चीजों की बात करेंगे वो। अब सबसे पहले तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये आपको पहले भी बता रखा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव प्लेट, ये ऊपर नेगेटिव प्लेट। यहां पे हमने लगा दी स्क्रीन कुछ इस तरह से, ये सामने स्क्रीन है, ये जो है एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, और ये ऊपर वाली जो टर्म इस वाला होगा, ये कौन सा होगा, वाई एक्सिस होगा। ठीक है, यहां से एक पार्टिकल को मैं छोड़ रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस में इसको रिलीज कर रहा हूं। ये मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन है, या इसको आप प्रोटॉन मान लो, आपकी मर्जी आए जो है वही मान लो, पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्यों, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, एंटर करेगा भाई, किसमें एंटर करेगा, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है किसके अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एंड मैंने दिखाए, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। तो ये प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच तो रिपल्सन, बट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। ये ऐसे आता आता नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर यहां पहुंच जाएगा। इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, ये आपको दिखाई दिया। ठीक, इस पे क्वेश्चन पूछा गया यूनिट नंबर फर्स्ट को मिला के यूनिट नंबर थर्ड में। इस क्वेश्चन को जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है और नीट में भी आया है और आईआईटी मेंस में भी आया हुआ है। तो ऐसा प्रश्न आया हुआ है पहले। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ये इसमें एंटर करेगा, इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, और ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। अब सीधी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, और ये पहले भी मैं करवा चुका हूं, ये मैं पहले करवा चुका हूं यूनिट नंबर फर्स्ट में, जो कंप्लीट सीरीज के साथ बना हुआ है उसको पता भी होगा, फिर भी रिकैप करवा देता हूं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स आता है, और जिस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई के बराबर। और जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर इस दुनिया में फोर्स लगता है तो उस पार्टिकल के पास क्या होती है, एक्सेलरेशन। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो एक्सेलरेट होगा। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए इक्वेट करके अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो हो जाएगा दैट इज Q E डिवाइडेड बाय में m, इसके बराबर। ये हो गया, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला लगाओ तो वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस कौन सी ली मैंने, x, और बटे में क्या लिया, टाइम। ठीक है, अगर मैं यहां से टाइम निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय में v, क्योंकि ये v वेलोसिटी के साथ इसमें क्या किया था, एंटर किया था। तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस x और बटे में क्या हो गया, v वेलोसिटी। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैंने इस पार्टिकल को अलोंग एक्स एक्सिस छोड़ा, मैंने कहा था कि तेरे को ऐसे जाना है, मैंने इस पार्टिकल को बोला था कि तेरे को ऐसे जाना है, बट यहां पे कोई इन्फ्लुएंसर लगा हुआ है, और इन्फ्लुएंसर कौन है इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके कारण क्या किया, ये नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और यहां पहुंच गया।
मतलब इसको जाना तो यहां पे था, पहुंच गए यहां पे, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, इसने की y नाम की डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अलोंग y एक्सिस गया है तो इसलिए कितनी डिस्प्लेसमेंट की, y डिस्प्लेसमेंट। उसी y डिस्प्लेसमेंट को निकालना है तो फार्मूला लगाना होगा, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर। पहले करवाया हुआ टॉपिक है। s को y एक्सिस में लगाइए, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में थी नहीं, x एक्सिस में थी। देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी थी, 0 थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, इनटू टी प्लस में 1/2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही, यहां रख दो, दैट इज q इंटू ई डिवाइडेड बाय में m, और टाइम की वैल्यू ये रही x बाय वी, तो इसको लिख दो x स्क्वायर बाय में v का स्क्वायर, इस प्रकार। तो ये जो y आया है ये आया है आपका q इंटू ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2mv का स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को जो बची हुई है कांस्टेंट बोल दूं k, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू मैं k इंटू एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन किसकी होती है, ऐसी इक्वेशन ग्राफ में आपने पढ़ी होगी, ऐसी इक्वेशन पैराबोला की होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब यहां पे क्वेश्चन समझिए कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन की टाइप आती है वो समझ लीजिए। बस मैं यहां पे एक चीज और चेंज करना चाहता हूं, थोड़ी सी चीज चेंज करना चाहता हूं। बस मैं यहां पे इस फार्मूले में मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहता हूं, 1/2, ध्यान से समझ ले, 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बाय में m, और यहां टी स्क्वायर रखना चाहता हूं, इस x बाई वी वैल्यू को नहीं रखना चाहता, दैट इज y। ये बीच वाला स्टेप है एक, वो जो मैंने ले लिया। आप क्वेश्चन की टाइप समझिए। पहली टाइप क्वेश्चन की वो पूछेगा कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, परपेंडिकुलरली एंटर किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, ये भी ध्यान में देना। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। अब अलोंग एक्स एक्सिस है, कहेगा उसकी y डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आपका y डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये फार्मूला आ गया, ये रहा टोटल y डिस्प्लेसमेंट। अब वो कहेगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को, एक प्रोटॉन को छोड़ा है, एक बार इलेक्ट्रॉन को छोड़ा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार प्रोटॉन को छोड़ा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर कीजिए। जब दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करोगे तो इस x बाय वी वैल्यू को रखने की जरूरत नहीं, यहां तक यूज करो, बस यहां तक आ गया, a की वैल्यू रख के एज इट इज टी को रख दो और दोनों के टाइम पीरियड को क्या कर लो, कंपेयर। क्यों, क्योंकि यहां पे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास दे रखा है, ध्यान से देख लो। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर तो सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम अप्लाई किया हमने उससे भी, पर दोनों का मास अलग अलग है, तो जो हमारा टाइम पीरियड है मास के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब कोई कह दे एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई होता है और अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, जो बार बार मैंने बताया है, जिसको हम क्या कहते हैं, 2He4, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2E होता है। अब की बार चार्ज की वैल्यू भी यहां क्या हो गई, चेंज हो गई, यहां पे चार्ज की वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तीसरा जो क्वेश्चन इस पे आता है वो आता है चार्ज बाय मास का रेशियो, जो पूछ सकता है चार्ज बाय मास, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ सकता है, Q बाय m की वैल्यू, और इसी का नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है स्पेसिफिक चार्ज। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफिक चार्ज नाम का वर्ड सुनाई दे और पूछ ले, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, Q बाय m की। इस पूरे को सोल्व करो और Q बाय m की वैल्यू निकालो, Q बाय m की वैल्यू। तो 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको गांठ बांध ले, ये क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ध्यान से सुन रहे, अंदर अनुवाद हो रहा है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा इस बात का कि ये जो चार्ज बाय मास का रेशियो है इसको आपको क्या करना, बताना है, और इसी का नाम क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो पहला क्वेश्चन कहां से आएगा, डायरेक्ट सब कुछ देके y डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। दूसरा प्रश्न 2 पार्टिकल को छोड़ेगा और टाइम पूछ लेगा, कितना टाइम का रेशियो क्या है, तो वहां आपको चार्ज और मास दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो सबको पता है, दोनों चार्ज सेम होता है पर मास अलग अलग है, पर अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर दे, अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन से कंपेयर कर दे, तो आपको याद रखना है कि जो पार्टिकल ले रहे हैं उनके ऊपर चार्ज कितना, उनका मास कितना है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और तीसरा प्रश्न जो बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या कहेगा, अभी पार्टिकल मैंने ऐसे छोड़ा, मैंने कहा पार्टिकल को ऐसे छोड़ा है और ये एंगल बना दिया 30 डिग्री का, ऐसे छोड़ रहा हूं, तीसरे टाइप का। तो अब इसके पास दोनों वेलोसिटी है, ये तो होगी अलोंग एक्स एक्सिस और ये होगी अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग भी होगी। अब दोनों वेलोसिटी हो गई, तो इनिशियली उसके पास दोनों वेलोसिटी है, तो यहां पे जो हमने u को 0 लिया था, अब इसको 0 नहीं लोगे,
जो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है वो यहां पुट करोगे आप, ये बात ध्यान रखना। अभी तक मैंने क्या किया था, जो डेरिवेशन सोल्व कर रहा था मैंने केवल पार्टिकल को एक्स एक्सिस की तरफ चलाया था, पर इस केस में अब की बार पार्टिकल एक्स एक्सिस में नहीं चल रहा, उसके साथ साथ वाई कंपोनेंट भी और एक्स कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट इसके पास है। अगर दोनों कंपोनेंट इसके पास है तो जो इनिशियल वेलोसिटी यहां जीरो रखी थी, अब जीरो ना रखा है, कुछ ना कुछ वैल्यू रखना होगा। वो सेटअप इस तरह से करेगा इस एंगल को, ताकि ये जब एंटर करे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री हो, ऐसा करेगा वो। पर अब इस केस में दोनों तरफ में उसकी क्या है, वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में भी है और एक्स एक्सिस में भी है। ठीक है भाई, तो इस तरह से इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, और सीबीएसई में ऐसे पूछ लिया गया, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है पर उसने इनिशियल वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी दे दी, ताकि आपको पजल कर सके। ठीक है भाई, इसलिए ये तो किसमें था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब किसमें बात करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड में। उसी चार्ज पार्टिकल को किसमें मूव करवाएंगे अब, मैग्नेटिक फील्ड में। ये टॉपिक्स बहुत ही जरूरी हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो उसके बाद आप कैसे कर पाओगे। मैं भी ऐसे कर सकता हूं बिल्कुल, जो चीजें देखो पहले तो मैंने ऐसे ही किया, जो टॉपिक टू टॉपिक चला, पर इनकी कुछ बातें जरूरी थी यहां पे पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको पहले से ही कहा था कि अगर आपको क्रॉस कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और कहीं आपको डॉट दिखाई दे तो इसका मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में। तो अब ये क्रॉस दिखा रहा हूं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। अगर मैं इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ूं तो क्या होगा, इसमें चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो ये किसमें घूमना शुरू हो जाएगा, सर्कल में, इस तरह से। अब कहोगे सर कैसे सर्कल में घूमेगा, अब उस बात को भी समझिए। मान लिया जाए ये सेंटर है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर हमेशा लगेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके कारण कोई भी बॉडी सर्कल में रोटेट करती है, वो हो गया। अब एक इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इसके ऊपर फोर्स होगा। ठीक है भाई, वो जो फोर्स, अब मान लीजिए मैंने इसमें पार्टिकल को छोड़ा और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, यही मान लीजिए आप, सिंपल सी बात बता देता हूं। मैं जब पार्टिकल को छोड़ रहा हूं तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर एक फोर्स लगा वो इस तरफ लगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह दो या मैग्नेटिक फोर्स, कैसे निकालोगे, FBI से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब उसको समझ लीजिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको समझ लीजिए। ये क्या कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड को देखिए और अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियां, दैट इज थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर है और ये थंब है, तीनों को इस तरह से स्ट्रीच कीजिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इसके है, ये इसके है, ये भी इसके, ये भी इसके, ये इन दोनों के है, ये भी इन दोनों के है, ये भी इन दोनों के, इस तरह से आपको स्ट्रीच करना, देख लीजिए। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रीच कीजिए कि जिसमें आपका थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो कर लिया। अब कहता है कि ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन देगा, ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, और आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन देगी या वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी, जो आपने वी लिखा है उसकी। तो इसलिए FBI, FBI, F का मतलब फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब करंट, इसलिए FBI, 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 ऐसे हो गए। अब देखिए अब क्या है इसमें, इसको ध्यान से देखो, I, ये था I जिसको सेंट्रल फिंगर कहते हैं, ऊपर की तरफ है तो I ऊपर की तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर और I ऊपर, तो ये थंब है इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ, दोनों का रिजल्टेंट तो यही होगा। यहां पहुंच गया, यहां पहुंचते इस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और पार्टिकल जो है उसके ऊपर फोर्स इस तरफ, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा यहां पे आते इस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और इसके ऊपर जो फोर्स तो अलोंग सेंटर लगेगा, इसलिए ये फोर्स। अब ये पहुंच गया यहां पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और सेंटर की तरफ फोर्स लग गया, तो अब फिर से इसकी जो है मोशन इस तरह से होगी। यानी कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी देते हो तो वो हमेशा सर्कल में घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, वो किस में रोटेट करेगा, सर्कल में रोटेट करेगा। अब सर्कल में जो रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की भी आपको डेफिनेशन में लिखवा दूंगा फिर से। तो क्या होगा,
व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा अच्छा रहेगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देन इट स्टार्ट टू रोटेट, वो क्या कर देता है, रोटेट करना शुरू हो जाता है, स्टार्ट टू रोटेट, रोटेशन शुरू कर देता है, अपने आप में घूमना शुरू हो जाता है। क्यों घूमता है? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स होता है जिसकी वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा। यह आपको पहले ही लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स आता है वो क्या, वी बी साइन थीटा आता है। पहले लेक्चर को देखना, ऊपर लिंक भी दूंगा मैं, जहां पे कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तीनों को कंबाइन किया था तो ये आया था। अब कोई पार्टिकल जब घूमेगा सर्कल में तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय में आर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब यहां पे जो एंगल है वो किस किस के बीच है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है। देखिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब दोनों में एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, इसलिए थीटा कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहां पे फोर्स को निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों फोर्स है, तो कितना होगा, दैट इज क्यू इंटू वी, वी साइन 90 की वैल्यू 1, अब एक वी से वी कैंसिल, यहां पे हो गया, अगर हम v की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, q इंटू बी, r ऊपर चला गया और m आ गया नीचे, तो ये आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्यू बी आर बाय एम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। अगर इसके बाद हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें, ये तो वेलोसिटी निकाली, अब ये कितने टाइम में इस सर्कल को कंप्लीट करेगा, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड निकालेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है टाइम, तो टाइम ऊपर और स्पीड को नीचे ले आओ, ठीक है। अब टाइम यहां आ गया, स्पीड नीचे और डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को रखेंगे, डिस्टेंस कितनी होगी पूरे सर्कल की, 2 पाई आर। पूरा सर्कल जब कोई पार्टिकल रोटेट करेगा तो उसकी डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगी, और उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर होगा। बटे में हमने क्या लिखनी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी रख दी क्यू बी इंटू आर, और ऊपर क्या चला जाएगा एम, इस आर से आर गया तो ये कितना आ गया, 2 पाई एम बटे में क्यू इंटू बी, इसके बराबर। तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला आया वो क्या आ गया, 2 पाई एम डिवाइडेड बाय में क्यू इंटू बी के बराबर, ठीक है। अब आपको यहां से ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के, यानी कि जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे। पर टाइम पीरियड कहीं से कहीं तक रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। यहां से प्रश्न पूछा गया एमसीक्यू के रूप में, जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पार्टिकल को छोड़ोगे तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, अभी अभी लिखवा है। और यहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब किसी पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका पाथ कैसा होगा, तो सर्कुलर पाथ होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। यहां पे ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू के रूप में, ये जो आपको फोर्स दिखाई दे रहा है, ये जो फोर्स दिखाई दे रहा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, आप सबको पता है ये लिखवाया था। तो जो फोर्स है ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, तभी तो एफबीआई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा है, एफबीआई, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए तो ये लग पाया है। तो वही बात यहां से है, ये सारी बातें पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई एम बाय में क्यू इंटू बी, और इसका कॉन्सिक्वेंस मैं पहले समझा चुका हूं। अगर वी और बी एक ही प्लेन में है तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों की दोनों है तो एंगल 0, तो फोर्स 0। और मैंने कहा था कि जब पार्टिकल के ऊपर या तो उसकी वेलोसिटी 0 या मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, जब ये दो बातें होती हैं तो उसके ऊपर फोर्स मैग्नेटिक 0 होता है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। क्या, या तो वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 तो पूरा फोर्स 0। दूसरी बात, v और b की डायरेक्शन सेम है,
तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो दोनों केस में क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड किसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1/fb और f निकालोगे तो इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा q इंटू बी डिवाइडेड बाय में 2πm। ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, वो आ गया। अब यहां पे सवाल उठता है और वो ये सवाल उठता है कि आपने तो यहां परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। तो क्या होगा इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर। यहां पे करवा देता हूं। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, इफ वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है, वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, अगर वो बी के परपेंडिकुलर नहीं हुई, अगर वो बी के परपेंडिकुलर नहीं हुई। सपोज कीजिए ये आपका फिर से जो है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस से दिखाने वाले को मैंने पहले ही बताया कि जो क्रॉस फील्ड से होता है उसको हम क्या कहते हैं इनवार्ड कहते हैं। यहां पे इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको क्या दिखाई देगा वो देखिए। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो मान लीजिए कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में बी, अंदर की तरफ वाला मैं दिखा रहा हूं, चाहे आप इसको रब करके अंदर की तरफ वाला मान लीजिए, इसको ये अंदर वाला है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं बी, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ बी। और जो वेलोसिटी है वो क्या है इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना के थीटा एंगल बना के। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है v sin थीटा और एक हो सकता है v cos थीटा, इस प्रकार। यानी कि अब वेलोसिटी तो b के परपेंडिकुलर नहीं है, पर आपको ध्यान से देखने को मिलेगा अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है। कौन सा v sin थीटा। v sin थीटा b के परपेंडिकुलर है और v cos थीटा पैरेलल है। अब जब v sin थीटा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का काम क्या होता है पार्टिकल को सर्कल में घुमाना। दो पॉइंट है। इससे पहले वाला जब समझाया था जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी थी तो पार्टिकल सर्कल में घुमा। तो इसी प्रकार इस v के दो कंपोनेंट हुए, एक v sin थीटा और एक v cos थीटा। तो v sin थीटा का काम क्या है उस पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करवाना और v cos थीटा का काम क्या है इसको पकड़ के आगे की तरफ लेके जाना। यानी कि अब दोनों काम होंगे। कौन कौन सा काम होगा, एक बार पार्टिकल सर्कल में घूमना चाहेगा घूमा, पर ये v cos थीटा इसको आगे ले जाएगा तो ये सर्कल में भी घूमेगा आगे भी जाएगा, सर्कल में भी घूमेगा आगे भी जाएगा, सर्कल में भी घूमेगा आगे भी जाएगा। इस तरह का पाथ होगा और इसी तरह के पाथ को हेलिकल पाथ कहते हैं। अभी अभी सोलेनोइड में भी समझाया था, हेलिकल पाथ इसको बोला जाता है। ठीक है, और एक सर्कल कंप्लीट करे, अब मान लिया जाए एक सर्कल ये कंप्लीट करने में जितना टाइम इस पार्टिकल को लगा होगा, एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम इस पार्टिकल को लगा होगा उतने ही टाइम में जो लीनियर डिस्टेंस इसने ट्रेवल की उसको पिच कहते हैं भाई। उसको क्या कहते हैं पिच। दोबारा से समझिए इस पिच को मैंने क्या बोला, इस पिच को क्या कहा मैंने। पिच को समझिए जरा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पार्टिकल ने जब ये एक सर्कल कवर किया होगा तो उसमें कोई ना कोई टाइम लगा होगा और उसी टाइम के दौरान मान लिया जाए इसको लगे 2 सेकंड, उस 2 सेकंड में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा, उसी लीनियर डिस्टेंस का नाम क्या होगा, उस लीनियर डिस्टेंस का नाम होगा पिच होगा। अब लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन है v cos थीटा। क्यों, क्योंकि v sin थीटा तो इसको सर्कल में घुमा रहा है, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू b है इसलिए वो इसको सर्कल में घुमाएगा और v cos थीटा जो उसके पैरेलल है वो उसकी लीनियर मोशन देगा। तो जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए चार्ज पार्टिकल ने जो टाइम लिया वही इस रोटेशन का टाइम है। क्यों है टाइम उस बात को भी समझिए, क्योंकि जब v sin थीटा जितने टाइम में इसको रोटेट करवाएगा उतने ही टाइम में v cos थीटा इसको आगे भी लेके जाएगा, तभी तो पाथ हेलिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसलिए लीनियर डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल v cos थीटा है और सर्कुलर डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल v sin थीटा है। तो पिच हो गई डिस्टेंस, सीधी डिस्टेंस, डिस्टेंस को ही पिच बोल दिया, लीनियर डिस्टेंस का ही तो नाम रख दिया। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी गुणा में टाइम। तो यहां पे या फिर स्पीड गुणा में टाइम कुछ भी ले लो, तो v cos थीटा और गुणा में क्या रख दो टाइम रख दो। ठीक।
ठीक है भाई। और टाइम का फार्मूला आपको पता ही है, दैट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय में q इंटू बी। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए यहां पे वैल्यू रख दो ये वाली। ना रेडियस पे डिपेंड करा ना वेलोसिटी पे, टाइम पीरियड ना रेडियस पे ना वेलोसिटी पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको यहां रख दो, पिच आ जाएगी। और पिच को क्या कहा, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक है भाई, सीधा इतना लिख दो पिच की डेफिनेशन। पिच दैट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है उसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं बेसिक तौर पे। अब यहां पे जो चेंज होने वाला काम क्या है, देखिए हमने लिखाना था v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय में m। ठीक है, अभी अभी ये किया था ना, दैट इज क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे में आर। तो एक v से v कैंसिल, तो क्यू बी आर ऊपर m नीचे, तो ये फार्मूला बन गया। ये वेलोसिटी, अगर मैं यहां से r निकालूं तो वो क्या बनेगा, m इंटू वी बटे में q इंटू बी। पर ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर था, अब की बार ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस केस में कौन है, v sin थीटा। तो चेंज क्या होगा, इस v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू दैट इज एम वी साइन थीटा बटे में क्यू बी। बस ये फार्मूला बन जाएगा। यानी कि जिस जिस फार्मूले में वेलोसिटी आई है उस फार्मूले में वेलोसिटी की जगह v sin थीटा रखना है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू v sin थीटा है इस केस में। पहले वाले केस में तो उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू v थी, पर इस केस में इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू v sin थीटा है। बस कोई फर्क नहीं आया, जो ये v परपेंडिकुलर है, ये v परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू इस केस में v sin थीटा बन गई आपके सामने। तो यानी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो और वो परपेंडिकुलर ना हो, तो दो बातों का ध्यान रखना है कि उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो तो उसको सर्कल में घुमाएगा, जो कंपोनेंट पैरेलल है वो लीनियर डिस्टेंस देगा, और उस लीनियर डिस्टेंस का नाम क्या, पिच। तो v cos थीटा ये उसकी लीनियर स्पीड और टाइम उसके साथ मल्टीप्लाई, और जहां वेलोसिटी है वहां पे केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, v sin थीटा बन जाता है। बस इतना फर्क है। तो इसलिए मैंने ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आपको करवाई, ये दोनों बातें बताइए। अब उनके ऊपर जो फोर्स आएगा जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, अब उसकी बात करते हैं। अब ये जो टॉपिक है हम इसकी बात करते हैं, द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसी फोर्स की बात करते हैं तो उस फोर्स का नाम होता है लोरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स का नाम अगर एक वर्ड में मैं एक्सप्लेन करूं तो हम इसको क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं भाई। लोरेंट्ज फोर्स क्या है, दिस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है एक ही साथ, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो अफेक्ट से जो फोर्स पैदा हुआ है उस फोर्स को हम क्या क्या कहते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका संक्षेप में नाम, छोटा सा नाम क्या होता है, लोरेंट्ज फोर्स नाम होता है। तो लोरेंट्ज फोर्स को हम क्या कहेंगे, दिस फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स and magnetic force। when moving charge particle simultaneously placed in electric and magnetic field। जब उस चार्ज पार्टिकल को लगातार साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो कॉम्बिनेशन आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अब समझिए,
फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा? Q इंटू ई के बराबर। किसके बराबर होगा? Q इंटू ई के बराबर। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसी फोर्स की बात करते हैं हम, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये साइन नहीं लगाना है, मैं टाइम को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। आप पूरा लिखोगे, जब आपके एग्जाम में आता तो आपको कंप्लीट लिखना, आपको ऐसे नहीं करना है। और उसका फार्मूला भी आप पढ़ के आए हो, दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। अभी अभी पीछे भी करवाया था मैंने। तो दो फोर्स है, तो नेट फोर्स जो होगा, जिसको FL कहेंगे, FL का मतलब लोरेंट्ज फोर्स, किस किस का समेशन होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स की Q इंटू वी क्रॉस बी। ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर ऐसे साइन लगा सकते हो। अब यहां पे इस लोरेंट्ज फोर्स को लिखने के लिए यहां भी चार्ज पार्टिकल, यहां भी चार्ज, इसको ले लीजिए कॉमन। अंदर कौन बचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस वी क्रॉस बी, इस तरह से। तो ये बन गया आपका लोरेंट्ज फोर्स। इसी को लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। यही है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में जब वो प्लेस होगा तो की बात है। अब यहां पे समझिए जरा क्या है। अगर वेलोसिटी एंड बी, पहला पॉइंट, वी एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हुए, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो साइन थीटा और साइन थीटा हटाते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब V और B के बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अगर 0 डिग्री का होगा तो वी बी साइन थीटा वाली, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स वाली टर्म है वो 0, यानी कि उस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? 0। तो बचा कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? Q इंटू ई के बराबर। यानी कहने का मतलब यह है, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स 0 है, जो लोरेंट्ज फोर्स है वो किसके बराबर बच जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसलिए ये लोरेंट्ज फोर्स है, इसको हम किसके बराबर कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। बट उस केस का नाम क्या है? जब वेलोसिटी और बी पैरेलल टू ईच अदर है, और इसके अलावा अगर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 0 है। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, स्टैटिक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बनाएगा, पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनाएगा। यही एक मेन डिफरेंस है। आपको यहां पे एक डिफरेंस और भी दिखाई दे रहा होगा। दूसरा मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा किया गया फोर्स है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पैदा किया गया फोर्स एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक डिफरेंस और भी है, नोट किया हो तो। एमसीक्यू में ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई है, यहां कोई एंगल की टर्म ही नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा, इसलिए एंगल पे डिपेंड नहीं करता। पर ये क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो साइन थीटा आएगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात प्रस्तुत की है। ठीक है भाई। अब इसके बाद इसी का छोटा सा स्वरूप मैं आपको बताता हूं, और उसका नाम रहेगा वेलोसिटी फिल्टर। उसका नाम रहेगा वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है। वेलोसिटी फिल्टर की अरेंजमेंट क्या होती है उसको समझिए जरा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास ये दो स्लिट हैं, इस स्लिट को S1 कहा, और यहां पे दूसरी स्लिट है बिल्कुल इसके सामने, इस स्लिट को कहा S2। ठीक है। यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, ये इसका एंट्री पॉइंट है चार्ज पार्टिकल का। ये चार्ज पार्टिकल का एंट्री पॉइंट है। और यहां पे हमने क्या किया, हमने ये दे दिया इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में इसके साथ साथ क्या लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक साथ लगा दिए।
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। ये कौन दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने दे दिया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये तीसरा जो पार्टिकल आ रहा है ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब कहने का ये वेलोसिटी v के साथ आया, यानी कि वेलोसिटी, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। मतलब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो चार्ज पार्टिकल यहां पे ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्वर यहां बैठा है, चार्ज पार्टिकल यहां से चला है, तो जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया कि ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा यहां पे आ जाता है। अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी v है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी, यानी कि कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है। मतलब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फॉर्मेट को क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या फिर वेलोसिटी फिल्टर कहते हैं। वेलोसिटी फिल्टर एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई किए जाते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर, तो जो पार्टिकल है वो विदाउट एक्सेलरेशन सीधा इसके अंदर से पास हो जाता है। यानी कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे काम कर रहा है वो कितना है? Q इंटू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे काम कर रहा है वो कितना है? Q V इंटू बी। अब ये दोनों के दोनों फोर्स क्या हो गए? इक्वल। इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या हो गया? जीरो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक ने लगाया उतना ही मैग्नेटिक ने लगाया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितना हुआ? जीरो। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो क्या पार्टिकल एक्सेलरेट होगा? एक्सेलरेट तो तभी होता है, न्यूटन्स ने कहा था, जब तक उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं तब तक एक्सेलरेशन नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गया तो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी को फिल्टर करना, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जहां से एंटर किया वहां भी वी और जहां से लीव किया वहां भी वी। अब दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो Q इंटू ई इज इक्वल टू में Q V B। साइन थीटा, साइन 90 हो गया ना, वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर, यहां साइन थीटा था और ये थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री के बराबर। तो चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो E इज इक्वल टू V इंटू बी के बराबर। याद रख लेना भाई, यूनिट नंबर 5 जो आगे करवाऊंगा मैं, इसके बाद चौथी आएगी, फिर यूनिट नंबर जो 5 होगी उस 5 के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल हजारों पेपर में आए हुए हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला E बाई बी है, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है C इज इक्वल टू E बाई बी। C को पहचान लो, स्पीड ऑफ लाइट, गांठ बांध लो, अभी बता रहा हूं। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आएंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर, जब मैं आपको करवाऊंगा, वहां जब वेव्स करवाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कराऊंगा, तो वहां इसका काम बहुत आएगा। इसलिए मैं आपको आज ही बता रहा हूं, इसको रट लो, इसको याद रखना, आपको ये आपके भविष्य में काम आएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है, मैं बोल देता हूं। ठीक है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, और दूसरी बात, व्हेन वी अप्लाई electric field and magnetic field simultaneously, then the charge particle move without any acceleration is called velocity filter, which select the velocity। जिसको क्या करती है? जो फिल्टर करता है, सिलेक्ट करता है वेलोसिटी को, उसी का नाम क्या होगा? वेलोसिटी फिल्टर हो गया। ठीक है, तो हम फिर से इस डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, तो डेफिनेशन हो जाएगी, whenever a charge particle having a velocity v and placed in perpendicular electric and magnetic field simultaneously, then charge particle enters with velocity v and it leave with velocity v without any acceleration। This arrangement is known as velocity filter या velocity selector, जिसके अंदर आपको क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इस प्रकार से आपको ये करना है, और ये आपके पेपर में पूछी गई बात है। अब इसके बाद रहते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये चारों रूल के लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ताकि आपको उसके अंदर बिल्कुल उसी के ऊपर फोकस रहे, और एक फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, ये सारी बातें एक साथ आपके लिए मैं लेके आऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। समझा दिया है FBI, 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 फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, इस प्रकार से। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं।
देखिए भाई, इन ए चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 घोष, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की वैल्यू 8 घोष दे रखी है और एक घोष 10⁻⁴ टेस्ला, ये गलत दे रखा है भाई। एक घोष, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ घोष होता है, उल्टा होता है। तो यहां हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, यहां -4 आनी चाहिए थी। ठीक है भाई, थोड़ा सा उल्टा इसने दे दिया है, यहां -4, ये -4 था 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि एक टेस्ला 10⁻⁻⁴ घोष के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप है जो पहले भी बताया गया था, बाय मिस्टेक वहां हो गया। इज मेंटेन एंड इलेक्ट्रॉन विद स्पीड ऑफ 4 इंटू 10⁻⁶, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ एंटर्स द चैम्बर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू फील्ड, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये बात पहले से ही पता है कि जब किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर करता है तो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर होता है, ये मैं बता चुका हूं पहले से। तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब कितनी रेडियस का होगा उसका फार्मूला, दैट इज mv डिवाइडेड बाय में q इंटू बी। रेडियस का फार्मूला आपको अभी भी करवाया था जब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैंने करवाया था वेलोसिटी का, वो कितना आया था, क्यू बी इंटू आर बटे में m, ये करवाया था। तो यहाँ रेडियस आ जाएगी, रेडियस का फार्मूला होगा mv बाय में q। तो रेडियस हो जाएगा मास, अब कौन एंटर हुआ, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और बटे में आपको क्या है, चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 8 घोष है, तो 10⁻⁴। इसको सोल्व कर लीजिए, आपकी रेडियस आ जाएगी। हालांकि सारी यूनिट्स हमने एसआई में रखी, इसलिए रेडियस की यूनिट भी किस में होगी, मीटर में होगी। तो पाथ सर्कुलर होगा और रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, मीटर में होगी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो जो सेंस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ऐसे, तो हमें सेंस ऑफ रोटेशन भी बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसके लिए आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही आपको बताएगा कि उसकी रोटेशन कैसी होगी। मान लिया जाए एक चार्ज पार्टिकल है, अभी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, एक चार्ज पार्टिकल की, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। सपोज कीजिए, मान लीजिए अब एफ बी आई, ये इस तरफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पार्टिकल इस तरफ, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो जिसकी वेलोसिटी है वो इस तरफ, और ये फोर्स ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स आया ऊपर, ऐसे होना चाहिए था। अगर ये ऐसे घूमता, ये इसकी वेलोसिटी इस तरफ कब होगी, जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, इस तरह से, ऐसे होगा। जब क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। अब हमें पता करना है क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, और ये पहले भी बताया था मैंने जब मैंने राइट हैंड स्क्रू रूल करवाया था। अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जिस डायरेक्शन में फोर्स है उससे उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। अभी हमने चार्ज पार्टिकल माना था पॉजिटिव, तो उसके ऊपर फोर्स ऊपर था, अगर वही नेगेटिव होता तो फोर्स क्या लगता, नीचे की तरफ लगता। तो अब इस केस में जो केस बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का केस, इसमें तो फोर्स नीचे। अब एक वेक्टर नीचे, दूसरा वेक्टर इस तरफ, तो पार्टिकल तो यहीं जाएगा। अब दूसरी वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो पार्टिकल तो यहीं जाएगा। तो रोटेशन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो कैसे घूमेगा वो, क्लॉकवाइज घूमेगा। एक बार मान के चलिए और फिर उसको प्रूव कर दीजिए। ये तो ऊपर की तरफ फोर्स किसी पॉजिटिव पे, पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। इस प्रकार से। दूसरा पार्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था टाइम पीरियड का फार्मूला 2πm डिवाइडेड बाय में q इंटू बी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा q इंटू बी डिवाइडेड बाय में 2π इंटू m। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 8 इंटू 10⁻⁻4 बटे में 2, और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये रख लीजिए,
ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी। और सारा एसआई सिस्टम, इसलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट हार्ट्ज होती है, तो यूनिट भी किस में आएगी, हार्ट्ज में आएंगी। तीसरा पार्ट, व्हाट हैपेंस टू, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं, व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज प्रोग्रेसिवली लूजेस इट्स एनर्जी ड्यू टू कोलिजन विद एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ द एनवायरनमेंट। अब क्या हो रहा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है किसमें, सर्कल में, ठीक है। अब सर्कल में घूम रहा है, ये काम सब इन्वायरमेंट में तो हो रहा है, कहीं हमने इवैक्यूएटेड चैम्बर थोड़ी ना लिया है, यानी कि एक केस है, एक तो वैक्यूम स्पेस बना दिया और उसके अंदर ये कार्य कर रहे हैं, और दूसरा हमने इन्वायरमेंट में ऐसा काम किया बाहर, जहां पे हमने स्पेस क्रिएट नहीं किया, वैक्यूम क्रिएट नहीं किया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अगर वैक्यूम में ना लेकर के इन्वायरमेंट में ले ले तो क्या होगा, वही बात है। तो होगा क्या, जब ये चार्ज पार्टिकल है, कोई भी है, अब ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की। तो जब ये चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो किसके साथ कोलाइड करेगा, एटम्स के साथ करेगा और मॉलिक्यूल के साथ करेगा। जब एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। किसका लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। जब वो एनर्जी का लॉस उसके अंदर हो रहा है, बार बार कोलिजन के कारण एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक, क्योंकि जब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक। तो अपनी कौन सी एनर्जी को लूज कर रहा है, काइनेटिक को एनर्जी को लूज करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, स्पीड उसकी डाउन हो जाएगी। तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। पहला कॉन्सिक्वेंस, स्पीड डिक्रीज होगी। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात यह हो सकती है कि अगर मान लीजिए इस ऑर्बिट के प्लेन में घूम रहा है पार्टिकल, यहां पे कोई आया इन्वायरमेंट में पार्टिकल, उसके साथ कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद अगर उसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट चेंज नहीं होता है, अगर प्लेन ऑफ ऑर्बिट डज नॉट चेंज, अगर उसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, डज नॉट चेंज लिख लेना, डज नॉट चेंज, अगर उसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट चेंज नहीं होता तो स्पीड तो डिक्रीज होगी, वो तो पक्का है, स्पीड तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये बात पक्का। पर जो पाथ होगा वो सर्कुलर ही रहेगा, जो पाथ होगा वो कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। अगर ऐसा ना होकर के उसकी प्लेन ऑफ ऑर्बिट चेंज हो गई, यानी कि पहले किसी ऑर्बिट में था फिर दूसरे प्लेन ऑफ ऑर्बिट में चला गया, तो फिर क्या होगा, स्पीड तो डिक्रीज होगी, स्पीड तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज। पर जो पाथ है वो कैसा होगा, हेलिकल होगा भाई, ये बात याद रखना। दो केस बताए मैंने, अगर कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब उस केस के अंदर स्पीड तो डाउन होनी है, डिक्रीज होनी है। दूसरा केस, अगर कोलिजन के बाद प्लेन ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगी तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, पाथ बट सर्कुलर रहेगा। अगर ऐसा ना होकर के उसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट चेंज हो गया तो स्पीड तो डिक्रीज होगी पर पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए प्रस्तुत की है, इसलिए क्वेश्चन उठाया क्योंकि ये नई बात थी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर किसी पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं पर उसको वैक्यूम में रख दिया, अब वैक्यूम के अंदर इन्वायरमेंट नहीं होता, साथ में कोई पार्टिकल नहीं मिलेंगे जिनके साथ ये कोलिजन कर सके, तो लॉस भी नहीं होगा, तो उसी वेलोसिटी के साथ वो क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। एक तो क्या ले लिया, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, दूसरा अल्फा पार्टिकल। मैंने बार बार कहा था कि वो अल्फा पार्टिकल को भी कंपेयर करवा सकता है विद सेम मोमेंटम, पर उनका मोमेंटम क्या है, सेम, यानी कि P इज इक्वल टू M इंटू वी क्या रहा, सेम रहा। एंटर्स परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, B की वैल्यू कांस्टेंट है। रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ देयर पाथ, यानी कि R प्रोटॉन का और R अल्फा पार्टिकल की रेडियस का वैल्यू हमें रेशियो हमें क्या बताना है। अब क्या होगा, हमें वेलोसिटी की वैल्यू को पता है, करवाया था QBR भाग में M। अगर यहां से मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, M इंटू वी डिवाइडेड बाय में Q इंटू बी, इस प्रकार होगा। ये जो आपको M इंटू वी दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम तो सेम है दोनों का, तो एम पी हो गया सेम। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है दोनों में, ये भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब आर किसके ऊपर डिपेंड किया, चार्ज के ऊपर, मतलब पहले की जो प्रोटॉन है उसकी जो होगी वो क्या होगी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है, तो 1/चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, जब हमने वेलोसिटी को लिखा क्यू बी आर बाय में एम और आर को निकाला एम वी बाई क्यू बी, तो एम इंटू वी मिलकर तो क्या बना रहे हैं, मोमेंटम पी। आपको पता होगा मोमेंटम का फार्मूला,
तो मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो P भी सेम है, B भी सेम है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q के बराबर हो गया। अगर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है तो हमारे पास क्या हो गया, RP डिवाइडेड बाय में R अल्फा इज किसके बराबर हो गया, Q अल्फा डिवाइडेड बाय में QP के बराबर। अब Q अल्फा के ऊपर चार्ज क्या है 2E, और QP के ऊपर चार्ज कितना होता है E के बराबर। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज खाली E होता है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसलिए तो E से E कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया, रेशियो 2 के बराबर। और मैं आपको बता दूं ये नीट और IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वहां से उठाया है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही कहा था Q/m को चार्ज बाय मास कहते हैं भाई, Q/m को क्या कहते हैं, चार्ज बाय मास का रेशियो, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसको चार्ज बाय मास रेशियो को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का, मास स्पेक्ट्रोमीटर का इसमें यूज किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का। और मैंने आपको सारी बातें यहां पे डिस्कस कर ली हैं जो इन टॉपिक्स पे आ सकती हैं। जल्दी इस चैप्टर को खत्म करके अगला शुरू करेंगे, 1-2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में ये मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।